हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मिसेस संगीता पाटिल्स यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखें। आज हम एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक 2021-22 क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश के सेक्शन ए रीडिंग के अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस करेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसमें 10 मार्क्स का एक पैसेज आएगा। अनसीन पैसेज का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है क्योंकि इसके लिए हमें पहले से कुछ भी रटकर नहीं जाना पड़ता। ऐसा करके सभी पहले पैसेज को पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर भी पैसेज हमारे ठीक से समझ में नहीं आता। इसलिए आप रिवर्स मेथड यूज करें। पहले क्वेश्चन पढ़े, आपको पता चल जाएगा कि पैसेज में किसके बारे में बताया जा रहा है और इससे आपका टाइम भी सेव होगा। फिर एक एक करके क्वेश्चन के डिफिकल्ट वर्ड्स पैसेज में एक लाइन से ढूंढना चालू करें तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएंगे। और पैसेज के क्वेश्चंस ज्यादा करके सीक्वेंस में ही रहते हैं। इट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऊपर की लाइंस में मिलेगा, फिर सेकंड का उसके नीचे, थर्ड का उसके नीचे, इस तरीके से बाकी सभी। तो थोड़ी सी ट्रिक्स यूज करके हम क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं और बहुत ही कम समय में ढूंढ सकते हैं। So let's start. Passage first. Academics has always been an essential part of human development. ये पैसेज academics के बारे में है। Academics means ये शिक्षा से संबंधित रहता है। तो academics हमेशा हमारे जीवन का बहुत ही important part है। It prepares us to survive in the outside world and establish an identity of our own. तो ये हमें दुनिया में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। But is an individual's development restricted to merely academics? लेकिन एक मनुष्य का जो विकास है क्या सिर्फ एकेडमिक्स तक ही सीमित रह जाता है? In India, from an early age, we have been taught that education is limited to the boundaries of academics only. The idea of getting out into the field for gaining practical experience is always considered a hoax. होक्स का मीन्स होता है गलत। तो प्राचीन समय से ही ये माना जा रहा है कि जो स्कूल में हम पढ़ते हैं, थ्योरी जो पढ़ते हैं वही बड़ा इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। दिस हैज़ हिंडर्ड स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। तो इससे स्टूडेंट का जो विकास है उसमें बाधा आती है। बट द ट्रूथ इज डैट एजुकेशन रिप्रेजेंट्स अ कंसिडरेबली ब्रॉडर फील्ड देन वी नो ऑफ इट। आवर टीचिंग फ्रॉम द बेसिक्स हैज़ बीन फोकस्ड ऑन गेटिंग गुड ग्रेड्स एंड जॉब ऑफर्स rather than being creative and unique. In the 21st century, the pure academic type of education is slowly paving way for a whole new type. लेकिन नए समय में धीरे धीरे चेंजेस होते जा रहे हैं। The paradigm shift in the whole education system is evident. People have now come to understand that education is a 360-degree activity that should focus on students' overall development rather than restricting him or her to the classroom. तो आजकल चेंजेस होने लगे हैं और अब ये माना जाने लगा है कि शिक्षा में जो इम्प्रूवमेंट है ये 360 डिग्री एक्टिविटी है। मींस यहाँ बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ना कि सिर्फ सिलेबस पढ़ना। को करिकुलर एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस आउटसाइड द क्लासरूम बट रीइंफोर्स और सप्लीमेंट क्लासरूम करिकुलम इन सम वे हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे। और आजकल को करिकुलर एक्टिविटीज या पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी बहुत महत्व दिया जा रहा है। These activities help in the growth of the child in more than one way. Participating in such activities help youngsters grow mentally, socially and individually. तो इससे बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है। Intellectual development of a student is developed in the classroom, but for the aesthetic development such as team building, character building and physical growth, students must step out into the outside world. तो intellectual development बौद्धिक विकास ये तो हमारा क्लासरूम में हो जाता है, लेकिन जो एस्थेटिक डेवलपमेंट, एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य विषयक जो इम्प्रूवमेंट है, इसके लिए हमें बाहर की दुनिया में निकलना पड़ेगा। और ये जो क्वालिटीज है टीम बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड फिजिकल ग्रोथ, ये हमें बाहर की दुनिया में ही मिलेगा। फॉर इंस्टेंस, इफ अ स्टूडेंट इज अ पार्ट ऑफ फुल फुटबॉल टीम, ही और शी विल लर्न टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन इन अ प्रैक्टिकल मैनर विच कैन नॉट बी टॉट इन द क्लास। जैसे अगर कोई बच्चा फुटबॉल टीम में है तो उसे टीम वर्क वाली क्वालिटी वो टीम में खेलकर ही मिलेगी, वो क्लास के अंदर नहीं मिलेगी। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। व्हाट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट का एसेंशियल पार्ट क्या है? इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स है। एसेंशियल ह्यूमन डेवलपमेंट ये हम पैसेज में देखेंगे। तो यहाँ स्टार्टिंग में ही दिया है एसेंशियल ह्यूमन डेवलपमेंट, सो योर आंसर इज एकेडेमिक्स। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा एकेडेमिक्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज कंसिडर्ड अ होक्स? होक्स या गलत किसे कहा जाता है? तो होक्स वर्ड हम पैसेज में ढूंढेंगे। ये यहाँ पे दिया है होक्स। तो किसे होक्स कहा जाता है? इन इंडिया फ्रॉम एन अर्ली एज वी हैव बीन टॉट दैट एजुकेशन इज लिमिटेड टू द बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिक्स ओनली एंड द आइडिया ऑफ गेटिंग
out into the field for gaining practical experience. तो practical experience gain करना इसे hoax कहा जाता है. So your answer will be practical experience. Next is what has hindered students development. Student का जो development है वो किससे रुकता है या किसकी वजह से उसमें बाधा आती है. तो ये वर्ड्स पैसेज में ढूंढेंगे. hindered students development. ये लाइन यहाँ पे दी है. this has hindered students development. और ये जो है इसी की वजह से हो रहा है gaining practical experience. So your answer will be gaining practical experience. Next question. The shift in education system means. तो एजुकेशन सिस्टम में जो शिफ्ट हो रही है इसका मतलब क्या है या जो चेंजेस हो रहा है उसका मतलब क्या है. सो आंसर इज टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट. तो इसमें बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड होक्स. सिमिलर इन मीनिंग मतलब इससे मिलता जुलता वर्ड ढूंढना है जिसका मीनिंग सिमिलर हो. तो होक्स का मतलब होता है गलत. सो योर आंसर विल बी अनट्रू. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एक्टिविटीज हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे. तो आजकल किन एक्टिविटीज पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. तो वो है पाठ्य सहगामी क्रियाएं. सो योर आंसर विल बी को करिकुलर एक्टिविटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई मस्ट स्टूडेंट्स स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड. बच्चों को बाहरी दुनिया में कदम क्यों रखना चाहिए. तो वो है फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट. सौंदर्य विषयक विकास के लिए. नेक्स्ट इज द टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज. अब यहाँ पे 4 दिए हैं. डिकेड, सेंचुरी, मिलेनियम एंड एनिवर्सरी. एक बार चारों का मतलब समझ लेते हैं. डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स. सेंचुरी में 100 ईयर्स रहेंगे जैसे क्रिकेट में सेंचुरी रहती है. मिलेनियम में रहेंगे 1000 और एनिवर्सरी में रहेगा 1 ईयर जैसे हर साल एनिवर्सरी आती है. तो अब यहाँ पूछ रहा है टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स. तो 100 ईयर्स के लिए हो जाएगी सेंचुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ यूनिक. दो वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंटोनिम और सिनोनिम. सिनोनिम का मतलब होता है मीनिंग और एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट. अब यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड पूछ रहा है यूनिक का. यूनिक का मतलब होता है स्पेशल. तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा कॉमन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स. क्लासरूम टीचिंग से क्या मिलता है. प्रैक्टिकल एक्सपोजर, चांस टू लर्न अदर स्किल्स, लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट. तो तीनों चीजों के लिए बाहर निकलना पड़ेगा. सो योर आंसर विल बी द फाउंडेशन. ये इस पैसेज के क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इजी है और इनके वर्ड्स अगर हम पैसेज में ढूंढते हैं तो आंसर बहुत आसानी से मिल जाएंगे. देन योर पैसेज 2. पेरेंटिंग इज एन आर्ट. तो ये पैसेज पेरेंटिंग के बारे में है. पेरेंटिंग होता है परवरिश करना. तो परवरिश करना भी एक कला है. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क. तो इसके लिए बहुत सारा समय हमें देना पड़ता है और इसके लिए समर्पित होना पड़ता है और ये बहुत ही हार्ड वर्क है. देयर इज नो पेरेंटिंग मैनुअल दैट इज परफेक्ट फॉर एवरीवन. तो इसके लिए कोई मैनुअल या गाइड नहीं होती. इफेक्टिव पेरेंटिंग इन्वॉल्व्स मेनी क्वालिटीज शोइंग लव, प्रोवाइडिंग सपोर्ट, setting limits, being a role model, teaching responsibilities, making a healthy family environment, etc. तो अच्छी परवरिश में ये सभी चीजें रहती है. Being a good parent means you need to teach your children the moral values, what is right and what is wrong, being sympathetic as well as strict, criticizing their follies as well as appreciating their virtues, supporting them in difficult times as well as rejoicing with them is important. तो अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए जितनी भी गुड क्वालिटीज है ये हमें हमारे बच्चों को सिखाना पड़ेगा. इट इज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू बूस्ट देयर चिल्ड्रंस सेल्फ एस्टीम. और पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों का सेल्फ एस्टीम मतलब आत्मसम्मान जो है उसे बूस्ट करे. दे शुड बी फ्लेक्सिबल एज वेल एज स्ट्रिक्ट एट सम टाइम्स. तो पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट भी होना है लेकिन समय समय पर उनके साथ थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर भी रखना है. इट इज द वैल्यू ऑफ देयर कनेक्शन दैट डिटरमाइंस हाउ वेल द चिल्ड्रन लिसन टू देम, एक्सेप्ट देयर लिमिट्स एंड वैल्यूज एंड कोऑपरेट. और बच्चों के साथ आपका रिलेशन कैसा है इसी के बेसिस पर डिसाइड होगा कि बच्चा आपको हर चीज बताता है या नहीं बताता है. हार्श डिसिप्लिन शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड. और जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट व्यवहार भी हमें नहीं करना है. अ चाइल्ड नीड्स इंटरेक्शन, स्टेबल रिलेशनशिप, केयर, अ सेफ एंड हेल्दी होम एनवायरनमेंट, एक्सेप्टेंस, रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स. तो एक बच्चा पेरेंट्स से ये सभी चीजें चाहता है. पेरेंट्स शुड ऑलवेज ट्राई टू फॉस्टर एक्टिव एंड क्यूरियस माइंड. और हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम बच्चे के माइंड को एक्टिव बनाए और उसे क्यूरियस या जिज्ञासु बनाए. Imparting values, insight and perspective is also a part of parenting. One of the biggest thing we can do for our children is to apologize and ask for forgiveness when we mess up. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. जब भी हमारे बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमें बच्चों से माफ़ी मांग लेना चाहिए. इसी में दोनों का फायदा है. It will teach children to do the same and show them true humility. तो इसी से बच्चों को पता चलेगा कि सही विनम्रता क्या होती है. जब एक बड़ा भी गलती होने के बाद अगर माफ़ी मांग लेता है तो इससे बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगा.
Once we apologize, we don't just move on. Now is the time to have a talk. Find out how it affected your children. तो इसे आप घर में ट्राई करके देखिए और इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा. Now let's see the questions. What ensures effective parenting? तो एक अच्छी पेरेंटिंग में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, तो ये डिफिकल्ट वर्ड्स हम देखेंगे, इफेक्टिव और पेरेंटिंग. तो दीज वर्ड्स वी विल सर्च इन द पैसेज. यहीं पर दिख रहा है इफेक्टिव पेरेंटिंग. तो जब भी डिफिकल्ट वर्ड्स हमें दिख जाते हैं वो पूरी लाइन उसका आंसर हो जाएगी. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इफेक्टिव पेरेंटिंग इन्वॉल्व्स मेनी क्वालिटीज, शोइंग लव, प्रोवाइडिंग सपोर्ट, सेटिंग लिमिट्स, बीइंग अ रोल मॉडल, टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेकिंग अ हेल्दी फैमिली एंड एनवायरनमेंट एटसेट्रा. तो ये इफेक्टिव से लेके एटसेट्रा तक के ये पूरा हो जाएगा इसका आंसर. तो ये आंसर हम फर्स्ट में लिख लेंगे. इफेक्टिव पेरेंटिंग इन्वॉल्व्स मेनी क्वालिटीज, शोइंग लव, प्रोवाइडिंग सपोर्ट, सेटिंग लिमिट्स, बीइंग अ रोल मॉडल, टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेकिंग अ हेल्दी फैमिली, एनवायरनमेंट एटसेट्रा. और एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से अपने मन से आंसर लिख सकते हैं तो आप वैसा आंसर लिखिए, और अगर नहीं बनता है तो जैसी लाइन पैराग्राफ में दी है आप सेम वैसी की वैसी लाइन उतार दीजिए, मार्क्स तो आपको मिल ही जाए. देन सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स? पेरेंट्स की ड्यूटी क्या है? तो इसमें 3 वर्ड्स हमें दिख रहे हैं. ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स, ये हम पैसेज में ढूंढेंगे कि ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स कहाँ दिख रहा है. ये यहाँ दिख रहा है. इट इज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू बूस्ट देयर चिल्ड्रंस सेल्फ एस्टीम. तो यही लाइन इसका आंसर हो जाएगी. इट इज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू बूस्ट देयर चिल्ड्रंस सेल्फ एस्टीम. तो बच्चों का जो आत्मसम्मान है उसे हमें बढ़ावा देना चाहिए, ये पेरेंट्स की ड्यूटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एंश्योर्स ओबीडियंस फ्रॉम चिल्ड्रन? बच्चे हमारी बात सुने, ऐसा कब होगा या इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ओबीडियंस और चिल्ड्रन, इससे मिलते जुलते वर्ड्स हम ढूंढेंगे. ओबीडियंस में लिसन या सुनना भी आ जाएगा. यहाँ से हम देखेंगे इट इज द वैल्यू ऑफ देयर कनेक्शन दैट डिटरमाइंस हाउ वेल द चिल्ड्रन लिसन टू देम. लिसन का मतलब होता है सुनना, और सुनेगा तभी जब वो हमें ओबे करेगा. तो ये पूरी लाइन उसका आंसर हो जाएगी. इट इज द वैल्यू ऑफ देयर कनेक्शन दैट डिटरमाइंस हाउ वेल द चिल्ड्रन लिसन टू देम, एक्सेप्ट देयर लिमिट्स एंड वैल्यूज एंड कोऑपरेट. तो ये लाइन हम इस आंसर में लिख देंगे. इट इज द वैल्यू ऑफ देयर कनेक्शन से लेके कोऑपरेट तक के. तो हमने देखा कि हम आंसर बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू इफ वी मेक मिस्टेक्स इन पेरेंटिंग? अगर हम पेरेंटिंग में मिस्टेक्स करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो एक ही वर्ड है उसके लिए, अपोलोजाइज, मतलब माफी मांगना. सो वी शुड अपोलोजाइज इफ वी मेक मिस्टेक्स इन पेरेंटिंग. क्वेश्चन, व्हाट शुड पेरेंट्स फॉस्टर इन देयर चिल्ड्रन? तो पेरेंट्स को क्या फॉस्टर करना चाहिए? तो ये फॉस्टर वर्ड हम ढूंढेंगे. पैसेज में कहाँ दिया है? ये यहाँ पे दिख रहा है. पेरेंट्स शुड ऑलवेज ट्राई टू फॉस्टर एक्टिव एंड क्यूरियस माइंड. तो यही लाइन इसका आंसर हो जाएगी. पेरेंट्स शुड ऑलवेज ट्राई टू फॉस्टर एक्टिव एंड क्यूरियस माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी टीच अवर चिल्ड्रन ट्रू ह्यूमिलिटी? हम अपने बच्चों को ट्रू ह्यूमिलिटी या सच्ची विनम्रता कैसे सिखा सकते हैं? वी कैन टीच अवर चिल्ड्रन टू ह्यूमिलिटी बाय आस्किंग देम फॉर फॉरगिवनेस. जब हम उनसे माफी मांगेंगे तो बच्चा खुद ही समझ जाएगा कि माफी मांगने से विनम्रता आती है और खुद भी माफी मांगना सीख जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू चिल्ड्रन एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स? बच्चे पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो एक्सपेक्ट वर्ड और पेरेंट्स से हम पैसेज में ढूंढेंगे. यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ से A child needs interaction, stable relationship, care, a safe and healthy home environment, acceptance, recognition and appreciation from his parents. तो पेरेंट्स से उसे ये सब चीजें चाहिए. तो ये पूरी लाइन इसका आंसर हो जाएगी. सो राइट दिस आंसर हियर. A child needs interaction, stable relationship, care, a safe and healthy home environment, acceptance, recognition and appreciation from his parents. Next is, what is the noun form of safe? Safe का noun form बनाना है. तो नाउन फॉर्म जब भी बनाने के लिए आता है तो इसमें कुछ ना कुछ सफिक्स लगा के नाउन फॉर्म बनाया जाता है. तो सेफ में टी लगाएंगे तो इसका बन जाएगा सेफ्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ फॉरगिवनेस? वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ब फॉर्म बनाने के लिए जब भी आता है तो वर्ड में से सफिक्स कर वर्ब फॉर्म बनाया जाता है. तो फॉरगिवनेस में से नेस हटा देंगे तो यहाँ वर्ब फॉर्म बन जाएगा फॉरगिव. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ हेल्दी? एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट. तो हेल्दी का ऑपोजिट बनाने के लिए हेल्दी के पहले हम अन प्रीफिक्स लगा देंगे, और ये हेल्दी वर्ड तो हमारा है ही. तो ये हेल्दी वर्ड में जब हम अन प्रीफिक्स लगाएंगे तो इसका ऑपोजिट बन जाएगा अनहेल्दी. सो दीज आर योर क्वेश्चंस. द नेक्स्ट पैसेज थर्ड. इस पैसेज में एक पाई चार्ट दिया हुआ है. ये गोले के अंदर जब कोई चार्ट बना रहता है तो इसे पाई चार्ट कहा जाता है. और इस पाई चार्ट में हम देख रहे हैं कि ये 4 टाइप के चीजें हमें दिखाई दे रही है. डेस्कटॉप कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन एंड लैपटॉप. और इसका परसेंटेज दिया है 14%, 19%, 33% एंड 30%. और ये जो 4% है वो बाकी के लिए है.
तो ये जो पाई चार्ट है, दिस पाई चार्ट इलिस्ट्रेट्स हाउ इंटरनेट यूजर्स एजेड 16 प्लस प्रीफर टू एक्सेस द इंटरनेट एट होम एंड इन अदर प्लेसेस। तो इस पाई चार्ट में ये बताया गया है कि जो इंटरनेट यूजर्स है वो कौन सी डिवाइस पर कितना यूज़ करते हैं, घर पर और घर से बाहर। डिवाइसेस हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये तो घर पर ही रहेगा। फिर टैबलेट, लैपटॉप और स्मार्टफोन, तो इसमें इंटरनेट का कितना यूज़ करते हैं इसका परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है। दिस चार्ट शोज द रिजल्ट ऑफ अ सर्वे इन विच पीपल एजेड 16 एंड ओवर वेयर आस्क्ड अबाउट देयर प्रीफर्ड डिवाइसेस फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट। तो ये एक सर्वे की रिपोर्ट है। द क्वेश्चन रिफर्ड टू गोइंग ऑनलाइन एट होम एंड इन अदर प्लेसेस। और क्वेश्चन उनसे पूछा गया था कि वो कब तक, किस में ज़्यादा टाइम तक ऑनलाइन रहते हैं, घर पर और घर से बाहर। पार्टिसिपेंट्स मेंशन 4 मेन डिवाइसेस इन देयर आंसर्स। तो लोगों ने 4 मेन डिवाइसेस बताई हैं, स्मार्टफोन, लैपटॉप, a tablet and a desktop computer. From the pie chart, it is clear that the majority of participants prefer to use smartphones and laptops. तो स्मार्टफोन और लैपटॉप यूज करने वाले ज़्यादा लोग हैं, with just 3% difference between the two. Nearly a third of participants prefer to go online with a smartphone. फिर उसके 1/3 जो है वो स्मार्टफोन यूज करते हैं। 30% लाइक टू यूज लैपटॉप, 30% लोग लैपटॉप यूज करना पसंद करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर अकाउंट्स फॉर 14% ऑफ यूजर, और डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करने वालों का परसेंट है 14। ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी प्रीफर अ डिवाइस अदर देन दीज मेन 4। अदर्स के लिए इसमें परसेंट दिया है 4%, मीन्स अदर यूज करने वाले 4% है। इन कंक्लूजन, सिंस मोबाइल एंड पोर्टेबल डिवाइसेस आर द मोस्ट पॉपुलर चॉइसेस, इट इज क्लियर दैट मेनी पार्टिसिपेंट्स आर एक्सेसिंग द इंटरनेट आउटसाइड देयर होम्स। पोर्टेबल डिवाइसेस का मतलब होता है ऐसी डिवाइसेस जिन्हें हम इधर उधर कैरी कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो लोग ऐसी डिवाइस का ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं और ये बाहर ही ज़्यादा यूज़ होता है। द डेस्कटॉप कंप्यूटर इज द लीस्ट पॉपुलर ऑफ द 4 मेन डिवाइसेस। चारों डिवाइसेस में से डेस्कटॉप कंप्यूटर लीस्ट पॉपुलर है क्योंकि इसे हम एक ही जगह पर बैठकर यूज़ कर सकते हैं। इन फ्यूचर वी कैन प्रोबेबली एक्सपेक्ट टू सी मोर एंड मोर पीपल एक्सेसिंग द इंटरनेट विथ स्मार्टफोन्स एज देयर प्रीफर्ड चॉइस। तो ज़्यादा करके लोग स्मार्टफोन यूज़ करना पसंद करते हैं और फ्यूचर में इसका यूज़ और ज़्यादा बढ़े। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। व्हाट इज द टॉपिक ऑफ सर्वे? सर्वे का टॉपिक क्या है? तो ये हमें स्टार्टिंग में ही मिलेगा। द पाई चार्ट इलिस्ट्रेट हाउ इंटरनेट यूजर एजेड 16 प्रीफर टू एक्सेस द इंटरनेट एट होम एंड इन अदर प्लेसेस। और ये यहाँ पे जो दिया है, दिस चार्ट शोज द रिजल्ट ऑफ, तो यहाँ से पता चलता है कि सर्वे किसके बारे में है। अ सर्वे इन विच पीपल एजेड 16 एंड ओवर वर आस्क्ड अबाउट देयर प्रीफर्ड डिवाइसेस फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। द टॉपिक ऑफ सर्वे इज हाउ इंटरनेट यूजर्स एजेड 16 प्लस प्रीफर टू एक्सेस द इंटरनेट एट होम एंड इन अदर प्लेसेस। नेक्स्ट, विच 4 डिवाइसेस आर मेंशन्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स। तो 4 डिवाइसेस इसमें यूज हो रही है, मेनली 4 डिवाइसेस। चारों के नाम यहाँ पर दिए हैं, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और एक है डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो चारों डिवाइसेस के नाम हम इसमें लिख देंगे। पार्टिसिपेंट्स मेंशन्ड 4 मेन डिवाइसेस इन देयर आंसर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट एंड अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स का एज ग्रुप कितना है? तो ये भी स्टार्टिंग में दिया हुआ है, पीपल एजेड 16 एंड ओवर। तो 16 और इससे ज़्यादा वाले के लिए है ये। सो द एज ग्रुप ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इज पीपल एजेड 16 एंड ओवर। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वेश्चन रिफर्ड हेयर। इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? तो क्वेश्चन वर्ड हम इसमें देखेंगे कहाँ दिख रहा है। द क्वेश्चन रिफर टू गोइंग ऑनलाइन एट होम एंड इन अदर प्लेसेस। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो यही लाइन हम आंसर में लिख देंगे। The question here refer to going online at home and in other places. Next question, what is the percentage of smartphone user? स्मार्टफोन यूज़ करने वाले का कितना परसेंट है? तो ये हम पाई चार्ट में देखेंगे कि स्मार्टफोन में यहाँ पे परसेंट दिया हुआ है 33%. So your answer will be 33. So the percentage of smartphone users is 33%. Next, only 19% of the participants use tablet. टैबलेट यूज़ करने वाले का परसेंट 19 है। तो ये हम पाई चार्ट में चेक करेंगे कि परसेंट कितना है। ये टैबलेट यूज़ करने वालों का परसेंट 19% बता रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो सही है तो हम ट्रू आंसर चूज़ करेंगे। सो योर आंसर विल बी ट्रू। नेक्स्ट इज, विच इज़ द लीस्ट पॉपुलर डिवाइस ऑफ द मेन 4 डिवाइसेस। इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी पाई चार्ट में आ सकता है। लीस्ट पॉपुलर में जिसका परसेंट सबसे कम आएगा उसको लेंगे, और अगर मोस्ट पॉपुलर पूछता है तो जिसका परसेंट सबसे ज़्यादा रहेगा वो लेंगे। तो हम चारों में से देखेंगे कि किसका परसेंट सबसे कम है। 14, 19, 30 एंड 33। तो सबसे कम परसेंट है 14%। ये 14% है डेस्कटॉप कंप्यूटर का।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर इज द लीस्ट पॉपुलर डिवाइस ऑफ द 4 मेन डिवाइसेस। और कभी भी क्वेश्चन का आंसर अगर लिखना है तो आंसर हमें फुल सेंटेंस में देना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सपेक्ट फ्यूचर ये वर्ड हम ढूंढेंगे, कहाँ दिख रहा है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। इन फ्यूचर एक्सपेक्ट दोनों दिख गया है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के ये लाइन इसका आंसर हो जाएगी। और आंसर विल बी इन फ्यूचर वी कैन प्रोबेबली एक्सपेक्ट टू सी मोर एंड मोर पीपल एसेसिंग द इंटरनेट विथ स्मार्टफोन एज देयर प्रीफर्ड चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द सर्वे। कंक्लूजन वर्ड हम देखेंगे कहाँ दिख रहा है, ये यहाँ पे दिख गया है इन कंक्लूजन। तो ये इन से लेके जहाँ ये लाइन खत्म हो रही है होम्स तक के, ये इसका आंसर हो जाएगा। और आंसर विल बी इन कंक्लूजन सिंस मोबाइल एंड पोर्टेबल डिवाइसेस द मोस्ट पॉपुलर चॉइसेस it is clear that many participants are accessing the internet outside their homes. Then 10th question, it is clear that many participants are accessing the internet outside their homes. तो ये इसमें बताया गया है कि ज़्यादा करके लोग इंटरनेट का यूज़ बाहर ही करते हैं, so your answer will be true. Then passage 4, ये पैसेज नीरज चोपड़ा के बारे में है। नीरज चोपड़ा did not just win a gold medal flinging the javelin a staggering 87.58 meter to top the charts in the Tokyo, but वॉल्टेड हिमसेल्फ इनटू हिस्ट्री बुक्स। तो नीरज चोपड़ा जो है वो जेवलिन थ्रो के लिए फेमस है और इनका नाम जो है वो हिस्ट्री की बुक्स में भी है। इट वुड गो डाउन टू डेट एज द मोस्ट हिस्टोरिक ऑफ मेडल्स इन इंडिया ओलंपिक हिस्ट्री, परहैप्स द मोस्ट हिस्टोरिक इन द नेशंस स्पोर्टिंग हिस्ट्री। द गोल्ड अ हिस्टोरिक फर्स्ट फॉर द कंट्री इन ट्रैक एंड फील्ड, द सेकंड फॉर एन इंडिविजुअल एवर एंड द फर्स्ट सिंस अभिनव बिंद्रास इन 2008 वुड ऑल्सो एंश्योर इंडियाज रिचेस्ट एवर टेली 7। तो वे बहुत ही फेमस हुए। Much before he won the country's first ever track and field medal, they used to call Neeraj the village sarpanch, headman in खंडरा नियर पानीपत। तो पहले उन्हें विलेज सरपंच या हेडमैन कहा जाता था, वो एक गांव में रहते थे और ये खंडरा गांव है पानीपत के पास। What started as a joke turned out prophetic. Growing up at Khandra village near Panipat, Neeraj was an overweight and restless kid most of the time. तो नीरज का वेट पहले बहुत ज़्यादा था और वो बहुत आलसी भी थे। Since they wanted to keep him occupied, his father, a farmer, took him to the शिवाजी स्टेडियम। तो उनके फादर एक किसान थे और वो चाहते थे कि उन्हें किसी न किसी काम में व्यस्त रखा जाए, तो वे उसे शिवाजी स्टेडियम लेकर जाते हैं। नीरज had tried other sports too. He was not too fond of running, but when he saw a few heavy men throwing the javelin, he wanted to try it too. तो दौड़ने में उनका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब उन्होंने कुछ लोगों को देखा कि वो जेवलिन थ्रो कर रहे हैं तो उनकी भी इच्छा हुई करने की। When he realized that he was good at it, he started loving it more. Many included Calvert and Volker Herman, who was the AFI's high performance director before quitting in November last year, felt that Neeraj would start winning medals from the 2024 Paris Olympics. तो ये दोनों लोगों को ऐसा लगा कि नीरज जो है ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करके उसे जीत भी सकते हैं। He was proved then right by clinging a medal and proved them wrong by doing it 4 years early. तो उन्होंने मेडल जीत के ये प्रूव कर दिया कि वो बिल्कुल सही है और उन दोनों लोगों को गलत प्रूव किया क्योंकि उन्होंने 4 साल पहले ये जीत लिया। Has been a consistent performer since busting into spotlight with a historic gold in the Junior World Champions in 2016 with an under-20 world record of 86.48 meter, which still stands. तो उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। His other achievements include gold medals in the 2018 Commonwealth Games and the Asian Games, besides the top finish in the 2017 Asian Championships. तो ये सब भी उन्होंने जीता। He is also a 2018 अर्जुना awardee. उन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला। There is still a wall hanging in the drawing room of Chopra's ancestral home, which features an oft-repeated motivational quote, "A single idea can light up your life." तो उनके घर में एक हैंगिंग टंगी हुई थी, वॉल हैंगिंग, और उसमें ये कोट लिखा हुआ था कि अ सिंगल आइडिया कैन लाइट अप योर लाइफ, मतलब कभी कभी एक छोटा सा आइडिया भी हमारा जीवन जो है वो बदल देता है। द चोपड़ास फैमिली सिंगल आइडिया टू लेट हिम परस्यू जेवलिन थ्रो ऑन सैटरडे लिट अप द कंट्री इन इट्स गोल्डन ग्लो। तो उनकी फैमिली ने उन्हें एक बार जेवलिन थ्रो करने लगाया सैटरडे के दिन और वही कंट्री के लिए जो है वो बहुत फेमस हो गए। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। नीरज चोपड़ा वन गोल्ड मेडल इन, तो उन्हें गोल्ड मेडल किस में मिला? तो जेवलिन थ्रो करते थे वो, सो आंसर विल बी जेवलिन। नेक्स्ट, हु वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स फॉर इंडिया? तो फर्स्ट गोल्ड मेडल किसे मिला? तो ये हम पैसेज में देखेंगे, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अभिनव बिंद्रा इन
2008 यहाँ पर दिया हुआ है एंड द फर्स्ट सिंस अभिनव बिंद्रास इन 2008। तो पहली बार ये अभिनव बिंद्रा को मिला है, सो योर आंसर विल बी अभिनव बिंद्रा। क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा वॉज कॉल्ड डैश इन हिज विलेज, उन्हें विलेज में क्या कहा जाता था? सो आंसर इज हेडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज वन हिज गोल्ड मेडल इन डैश ओलंपिक्स, उन्हें कौन से ओलंपिक्स में गोल्ड? सो आंसर इज टोक्यो ओलंपिक्स। ये स्टार्टिंग में दिया हुआ है, स्टार्टिंग में दिया है यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज ट्रू स्टेटमेंट फॉर द अबव पैसेज। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो हमें पूरे स्टेटमेंट्स को चेक करना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, और उसके हिसाब से उसका आंसर देना है। तो यहाँ पे हमें ट्रू स्टेटमेंट सही वाला ढूंढना है। सो फर्स्ट इज नीरज वॉज टेकन टू शिवाजी स्टेडियम बाय हिज मदर, ये गलत है क्योंकि वहाँ पे फादर लेके गए थे, तो ये नहीं आएगा। हिज फैमिली डिड नॉट वांट हिम टू थ्रो जेवलिन, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट दिया हुआ है, तो फैमिली चाहती थी कि वो जेवलिन थ्रो करे। देन वॉल्कर हरमैन फेल्ड नीरज वुड नेवर विन अ मेडल इन ओलंपिक्स, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे नेवर लिखा हुआ है, तो ये तो चाहते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि वो मेडल जीत जाएंगे। नेक्स्ट, नीरज हैज एन अंडर 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 86.48, तो ये लाइन बिल्कुल सही है कि उन्होंने ये वाला रिकॉर्ड बनाया था, so this will be your true statement. Next, नीरज had been given, उन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? So answer is अर्जुन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज हैज ऑल्सो वन गोल्ड मेडल्स इन, तो नीरज को गोल्ड मेडल किस में मिला है? तो उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप तीनों में ही मिला है। सो योर आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज सिमिलर इन मीनिंग टू कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीनिंग बताना है इसमें। कंसिस्टेंट का मतलब होता है एक जैसा, तो इससे मिलता जुलता मीनिंग आ जाएगा सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर्स पर्पस इन राइटिंग द अबव पैसेजेस, तो ये पैसेज लिखने के पीछे ऑथर का पर्पस क्या है? सो आंसर इज टू नरेट जर्नी ऑफ अ विलेज बॉय टू ओलंपिक्स। तो यहाँ पे एक बच्चे की कहानी बताई गई है जो में रहने वाला था, बिल्कुल आलसी और मोटा लड़का था, लेकिन किस तरीके से वो ओलंपिक्स में जाता है और फिर वहाँ पे गोल्ड मेडल जीतता है, ये पूरी कहानी इस पैसेज में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इंक्लूड। इंक्लूड का एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट इसमें बताना है, तो इंक्लूड का ऑपोजिट हो जाएगा इंक्लूड, मतलब किसी भी चीज़ को अंदर लेना, और एक्सक्लूड मतलब उसे बाहर करना। सो आई एम श्योर कि ये सभी अनसीन पैसेजेस और इनके आंसर किस तरीके से ढूंढना है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आप किसी भी पैसेज को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से उसके आंसर ढूंढ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक इन अनसीन पैसेज की अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब पेपर में आए तो आपका एक भी आंसर रॉन्ग ना हो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।